नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी मेंस से के लिए आज हम लोग पटना कलम को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मौर्य कला को देखा था। उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप देख लीजिए। पटना कलाम के अंतर्गत हम लोग परिचय, इसका इतिहास, इसकी विशेषता, इसके प्रमुख कलाकार, इसके पतन के कारण, साथ ही निष्कर्ष पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मौर्य कला का जो वीडियो था उसमें जो टारगेट था 100 लाइक्स का, जो कि आप लोगों ने उसे पूरा नहीं किया, पता नहीं क्यों। यदि वीडियो अगर अच्छी नहीं बनती या आपको नहीं लगता तो आप ज़रूर कमेंट करिए ताकि पता चले कि कहाँ कमी रह रही है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको खूब लाइक करें, शेयर करें। इस सब के पैसा नहीं लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि पटना कलम भारतीय कला के अंतर्गत एक अनूठी कला का उदाहरण है। यह शैली फारसी स्कूल, मुगल कला तथा ब्रिटिश शैली तीनों से प्रभावित कला का मिश्रण है। अर्थात पटना कलम की जो कला है इसमें फारस, मुगल और ब्रिटिश ये तीनों का जो है ये मिक्सचर है। आगे जानेंगे ये कैसे है। कहता है कि पटना कलम के अंतर्गत मुख्य रूप से दैनिक जीवन पर जो है चित्र बनाए जाते थे। मतलब इस कला की जो चित्रकारी होती थी उनमें दैनिक जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको बनाया जाता था। जैसे कोई आदमी है, किसी किसान का चित्र, बढ़ई, लोहार इत्यादि इस प्रकार के चित्र, आम जनजीवन से जुड़े हुए चित्र इसमें बनाए जाते थे। दैनिक जीवन पर आधारित चित्रों के कारण इसका ये जो कला उत्पन्न हुई या इसका जो विकास हुआ वह इसे अद्वितीय बनाता है। आगे बात करेंगे इसके कुछ इतिहास के बारे में। देखिए, कहता है कि कला और शिल्प को सर्वाधिक लोकप्रियता तथा संरक्षण मुगल काल के दौरान मिला, इसमें कोई दो मत नहीं है। विशेष रूप से जहांगीर के काल में एवं शाहजहां के काल में। अब देखिए, जहांगीर ने पेंटिंग को इतना बढ़ावा दिया था कि उसे पेंटर किंग के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल पूछा गया है वनडे किसी एग्जाम में कि पेंटर किंग के नाम से किस मुगल शासक को जानते हैं। तो इनके शासनकाल में कला जो है ये बहुत फली फूली। लेकिन जब औरंगजेब आया, औरंगजेब के काल में कला को कोई संरक्षण नहीं मिला। आपको पता है ये थोड़ा सनकी टाइप का शासक था। यह केवल आक्रमण में ही रह गया और इसने कला जो कह सकते हैं इसको संरक्षण नहीं दिया। और इसके बाद जो भी शासक आए वो कमज़ोर मुगल शासक हुए। उन्हें अपना कुर्सी बचाने के लिए अंग्रेज़ों से तरह तरह की संधि करनी पड़ती थी। तो कला और निर्माण को क्या देखेंगे। उनका कोष भी पूरी तरह से खाली हो चुका था। बस नाम मात्र के वो राजा और शासक बन रहे थे, ये चल रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में कला को बढ़ावा देना इन लोगों की बस की बात नहीं थी। जिसका मुख्य कारण यह भी है कि औरंगजेब और उसके बाद के जो कमज़ोर शासक आए उन्होंने कला को कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जिस कारण जो है कलाकारों को मुगल दरबार से दूर दराज इलाके में बसने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन चित्रकारों का समूह जो है देश के अलग अलग भागों में गया। जैसे कि कुछ जो है उत्तर पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल वगैरह में चले गए, कुछ पश्चिमी मैदान जैसे राजस्थान वगैरह क्षेत्रों में जाके बस गए, तथा कुछ बंगाल, बिहार जैसे पूर्वी क्षेत्रों में आकर के बस गए। इन्हीं में कहता है कि कलाकारों का एक समूह जो है ये मुर्शिदाबाद में बसा, यहाँ पर बसा। लेकिन पलासी युद्ध के पश्चात कलाकारों को मुर्शिदाबाद भी छोड़ना पड़ा। मीर जाफ़र जो है ये कला प्रेमी था, लेकिन इसके बाद जो है जो शासक आए उन्होंने कला को विशेष ध्यान नहीं दिया। मतलब जो औरंगजेब के समय जो घटना घटी ठीक कलाकारों के साथ वैसा ही होने लगा, इसलिए इन्हें यह जगह भी छोड़ना पड़ा। और इन्हीं में से कुछ समूह जो है ये बिहार के पटना, पूर्णिया जैसे शहरों में बसे। इसी क्रम में मुगलों की शाही शैली और तत्कालीन ब्रिटिश
ब्रिटिश शैली की विशेषताओं के साथ एक नई शैली जिसे कि पटना शैली या पटना कलाम का उदय हुआ। कहता है मुख्य रूप से इस शैली का विस्तार अर्थात पटना शैली का विस्तार मुगलपुरा, मच्छरहट्टा, आरा, दानापुर जैसे क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। यहाँ के चित्रकारों ने स्थानीय शासकों, जमींदारों, व्यापारियों और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए उनकी मांग के अनुसार पेंटिंग शुरू कर दी। चूँकि देखिए बात दरअसल ये है कि जो चित्रकार थे और प्रारंभिक जो पहले के चित्रकार थे उनमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुग़ल चित्रकला करने की उनमें आदत थी, और जब ये एक अलग क्षेत्र में गए और वहाँ पर अपने अभाव के कारण लोगों की इच्छा अनुसार इन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। चूँकि इनका आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इनका मुग़ल शैली में महारत था, लेकिन जब इन्होंने मांग के अनुसार चित्र बनाना शुरू किया तो उनकी मांग को भी पूरा करना है, साथ में जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे उसको भी ये मिक्स कर देते थे। इसी कारण कह रहा है कि इस कला पर जो है अलग अलग शैली का प्रभाव है। आगे देखें इस प्रभाव को, तो कहता है कि पटना कलम के जो शुरुआती चित्रकार थे पूर्व में मुग़ल दरबार में अपनी सेवाएं दे चुके थे, इसलिए पटना कलम पेंटिंग पर मुग़ल पेंटिंग का बहुत प्रभाव था, बहुत ज़्यादा प्रभाव था, जो कि भारतीय पारंपरिक कला तथा फारसी कला का मिश्रण है। मुग़ल कला जो है ये हमारी भारतीय पारंपरिक कला और फारसी कला का एक मिश्रण था। हालांकि देखिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण रूपेण से जो है ये मुग़ल कला पर ही आधारित थी, इन दोनों में कई अंतर भी हैं। जैसे कि बात करें, कहता है कि मुग़ल चित्रों में पृष्ठभूमि और सीमाएं विषय के समान ही महत्वपूर्ण होती थी, जबकि पटना कलम के चित्रों में पृष्ठभूमि एवं सीमाओं का कोई खास महत्व नहीं था। तो ये अंतर हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए पटना कलम की जो पेंटिंग होती थी उसका बैकग्राउंड सफ़ेद या सादे रंग का होता था, जबकि मुग़ल पेंटिंग में रंगीन बैकग्राउंड बनाया जाता था। यह भी एक विशेष अंतर है। इसके अलावा देखिए पटना के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अत्यधिक व्यापारिक गतिविधि होती थी, जिस कारण पटना कलम को ब्रिटिश प्रभाव भी मिल गया, क्योंकि व्यापारिक गतिविधि होने के कारण अंग्रेज अधिकारी, व्यापारी, सैनिक ये सभी इन क्षेत्रों में आते जाते थे और चित्रकारों के पास जाकर अपने अनुसार पेंटिंग की मांग करते थे, जिस कारण पटना कलम को ब्रिटिश शैली की चित्रकला की भी विशेषता प्राप्त हो गई। आगे देखते हैं, बात करेंगे इस कला के संरक्षण की। तो देखिए पटना कलम को शासकों की ओर से कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था। जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की, शासक खुद अपने खाने के लिए मर रहे थे तो चित्रकला को कहाँ से बढ़ावा देंगे। ये स्थिति बात हो रही है मुग़ल काल में, औरंगजेब और उसके बाद की, आप ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर मुग़ल काल में। हालांकि उस समय तत्कालीन जमींदार जो धनाढ्य वर्ग थे उन्होंने इनकी सहायता जरूर जो है उनकी मदद से इन्हें सहायता मिलता था, लेकिन यह जो है उनके लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए कहा जा सकता है कि यह शाही कला रूप होने के बजाय एक लोकप्रिय कला का रूप था। इसका उद्भव, इसकी उत्पत्ति अगर देखे जाए तो शाही कला के रूप में यह है उभरा, लेकिन यह जो है बाद में जाकर के आम जन का कला हो गया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है राजा रानी, महल आदि के चित्रों के बजाय दैनिक जीवन की छवियों पर आधारित चित्र को बनाया जाने लगा। बात करें इन कलाओं के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की, तो जैसे रंग की बात करेंगे। देखिए रंग आमतौर पर खनिजों, फलों, फूलों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता था। जैसे आप समझ सकते हैं प्राकृतिक स्रोत में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। पीला रंग प्राप्त करने के लिए गाय को हल्दी खिलाया जाता था, फिर गौमूत्र से जो है ये रंग प्राप्त होता था। इसके अलावा रेड इंडियन, वाइट जिंक, गोल्डन येलो, पर्पल, ग्रीन, पीला पत्ता, इन सभी चीज़ों से रंगों का प्रयोग करके चित्रकारी की जाती थी।
वहीं चित्रफलक कैनवास की अगर बात करें तो कहता है कि पटना कलम की पेंटिंग आमतौर पर कागज, अब्रक, हाथी के दांत, सूती कपड़ा इत्यादि पर किया जाता था। और ये जो कागज होते थे इनका आयात नेपाल से किया जाता था। तो ये पेंटिंग सामग्री थी। बात करें पेंटिंग प्रक्रिया की तो देखिए इसमें विशेष कुछ बातों का ध्यान रखा जाता था। बरसात के मौसम में रंग प्राप्त किए जाते थे। कैसे, क्यों इसी मौसम में किया जाता था? तो इनका मानना था कि बरसात के मौसम में नमी बढ़ने पर वातावरण में प्रदूषण कम हो जाता है, जिस कारण रंग अच्छे गुणवत्ता और बिना किसी धूल व गंदगी के इन्हें प्राप्त होता था। इसलिए बरसात में ये लोग रंग प्राप्त करते थे और गर्मियों के दौरान स्केचिंग किया करते थे। फिर जब सर्दियाँ आती थी तो सर्दियों में रंग को भरा जाता था। क्यों? क्योंकि जब आर्द्रता कम हो जाती थी तो कैनवास के साथ साथ रंग की अच्छी बॉन्डिंग होती थी, जो कि चित्रों में छाया बनाने में सहायक होता था। इसलिए देखिए ये 3 चरणों को लेकर के गुजरते थे। आगे देखते हैं। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो सुप्रसिद्ध चित्रकार सेवाक्रम जो 1770 से 1830 के दौरान पेंटिंग किया करते थे, बहुत फेमस हैं ये। इनके अलावा छगनलाल, हुलासलाल, जयराम दास, ये सभी पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। ध्यान वाली बात यह है कि सोना बीबी एवं दक्षो बीबी पटना कलम की महत्वपूर्ण महिला चित्रकार थी। और बात करें इसके अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार की तो ये थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ये इसके कुछ प्रमुख चित्रकार थे। पतन पर बात करेंगे। कहता है कि 1861 में गुलजार बाग में लिथो प्रेस की स्थापना हो गई, जिसने यूरोपीय देशों में उन चित्रों की उच्च मांग को पूरा करने के लिए पटना कला के चित्रों को छापना शुरू किया। अर्थात पटना कलम के चित्रों की मांग जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि मांग ज़्यादा है लेकिन ये उतना दे नहीं पाते थे। लेकिन जब प्रेस स्थापित हो गया तो इन्होंने उन चित्रों को जो है छापना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मांग अधिक होने के कारण प्रेसों की संख्या में भी वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हाथ से बने चित्रों की मांग में कमी आ गई। तो ये इसका पतन का पहला मुख्य कारण था। दूसरा कहता है कि चित्रों के जो उपभोक्ता थे, जो चित्रों को लेते थे, जो अपन बनवाते थे, वो बड़ी संख्या में व्यापारिक वर्ग से थे। और जब पटना के आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधि में कमी हुई तो ऑब्वियस है कि व्यापारी वहाँ जाएंगे नहीं, तो चित्रों की मांग जो है इसमें कमी आ गई। कहने का मतलब है कि इस चित्रों की डिमांड में व्यापारी लोग जो कि बाहर से आते जाते थे उनका दिलचस्प ज़्यादा था लोकल डिमांड की बजाय। और जब व्यापारिक क्षेत्रों में कमी आ गई, व्यापारी कम पहुंचने लगे, तो ऑब्वियस है कि चित्र का या चित्र बनवाने का डिमांड भी कम हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी मेला में अगर आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो है दुकानें लगती है, लेकिन आप किसी ऐसी जगह दुकान को नहीं देखेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। डिमांड जहाँ होगा लोग वहीं पर ज़्यादा जाएंगे। आगे देखिए, कालांतर में फोटोकॉपी, कैमरे इत्यादि के विकास के साथ ही यह इतिहास मात्र बन करके रह गया। तो इस प्रकार से पटना कलम का जो है पतन हो गया। निष्कर्ष के अंतर्गत देखिए आप लिख सकते हैं कि पटना कलम में पतन होने के कारण जो पतन हुआ, कलाकार जो है ये आश्रय विहीन हो गए तथा जीविका की तलाश में ये अन्य व्यवसाय से जुड़ने लगे। और धीरे धीरे जो है यह जो शैली थी इसका इफ़ेक्ट जो है जाता रहा। इस शैली के चित्रों का संग्रह देखिए खुदा बख्श लाइब्रेरी में है, पटना कलकत्ता संग्रहालय में है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी विशिष्टता और नीरस विशेषता के कारण इसे वह पहचान नहीं मिल पाया जिसका कि यह वास्तविक हकदार था। तो आप कह सकते हैं कि शाही क्षेत्र से उठा और धीरे धीरे करके यह जो है समाप्त हो गया। तो ये था पटना कलम शैली।
लगभग ये 250 प्लस वर्ड में लिखा गया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, 100 लाइक्स को ज़रूर पहुंचा दें एक बार। चलिए मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।